बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो गपशप की एक और एपिसोड के साथ आपकी मेज़बान हिना सादिक हाजिर खिदमत है अपने मेहमान माहिर फलकियात मोहम्मद बाकर साहब के साथ। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सर? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में बात हुई थी, यहाँ हम बात करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे सूरज, मरकरी और अब नेक्स्ट उस पर आते हैं जो कि है वीनस। तो वीनस के भी हवाले से हम बात करेंगे जी। वीनस की तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि अगर आम आंख से ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो वीनस आफ्टर द सन एंड द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑन योर स्काई। और ऑफ कोर्स सारे प्लैनेट सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके ही नजर आते हैं, लेकिन वीनस का सबसे बड़ा फीचर, एक ऐसा फीचर उसके पास है जो किसी प्लैनेट के पास नहीं। हर प्लैनेट के पास क्लाउड्स भी हैं, लेकिन वीनस के क्लाउड्स ऐसे हैं जैसे उसकी पूरी एक लेयर, यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां क्लाउड ना हो। कंप्लीट कवर क्लाउड्स ने किया हुआ है वीनस को। और जब सन की लाइट वीनस की तरफ जाती है तो क्लाउड्स पे ही टच करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कभी सरफेस तक पहुंचती नहीं है। और क्लाउड लेयर सन की लाइट को 90% रिफ्लेक्ट करते हैं। इतनी रिफ्लेक्टिविटी किसी और प्लैनेट की नहीं है। आपका मून कितना अच्छा नजर आता है, आपको पता है मून कितने परसेंट सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? जस्ट लेस देन 20%। 20% से भी लेस। तो कितनी जबरदस्त लाइट जमीन तक पहुंचती है। तो वीनस जो है वो 90% जितनी सन की लाइट उस पर हिट करती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। सो दैट इज व्हाई इट अपीयर्स सो ब्राइट, कि इतना ब्राइट है कि अगर आपके आसपास कोई बल्ब ना जल रहे हो तो वीनस की आने वाली लाइट आपका शेडो कास्ट करती है, इतना ब्राइट है। ये इसकी वो लुक है जो आम आंख से आप देख सकते हैं। कितने फासले पे है ये सूरज से? सन से इसका डिस्टेंस, अच्छा, इसका ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर है। ऑलमोस्ट सर्कुलर, वैसे तो ओवल है, बाय नेचर ओवल ही है, इलिप्स है, लेकिन बहुत कम इलिप्टिकल है। तो ये 100 मिलियन किलोमीटर। अब वो थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, अराउंड 100 मिलियन किलोमीटर, 100 से थोड़ा ज्यादा। सो आप इसको 100 ही तस्वुर करें। एक दफा फिर कंपैरिजन अगर कर लें तो हम अर्थ जो है वो सन से 150 मिलियन किलोमीटर है, तो वीनस जो है वो सन से 100 मिलियन किलोमीटर है। तो ये कंपैरिजन है। क्लाउड जो है उसके किस चीज के हैं? वीनस के जो क्लाउड्स हैं मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड की रेन भी होती है वीनस के ऊपर। बने कैसे? फॉर्मेशन कैसे हुई है ये तो हम नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं कि सरफेस से ही ये निकल के कोई, और सरफेस है उसकी, मतलब जमीनी सरफेस है। ये कंफर्म है? बिल्कुल सरफेस है, मतलब गैस का गोला नहीं, अर्थ लाइक प्लैनेट है। तो सरफेस के नीचे कोई एक्टिविटी कभी माजी में हुई, वहां से ये निकल के क्लाउड फॉर्मेशन हुई। इतना ज्यादा क्लाउड, इतनी नीचे एक्टिविटी? जी। या फिर और रही गई, कभी खत्म नहीं होगी? नहीं, ना कभी खत्म हुई, ना होने के कोई चांसेस हैं। और इसके क्लाउड की लेयर बहुत थिक है, बहुत ज्यादा थिक है, और इतनी ज्यादा थिक है, कई किलोमीटर थिक है, कि इसके क्लाउड के नीचे, क्लाउड्स और सरफेस के दरमियान जो एटमॉस्फेयर है उसको ऐसे इसने ट्रैप किया हुआ है कि वहां प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90 टाइम्स ज्यादा है। तो जा ही नहीं सकते वहां पे कभी। एक तो सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और प्रेशर है, तो वो और टेम्परेचर। तो फिर कोई स्पेसक्राफ्ट गया है वहां पे? ये बड़ा कोशिश की है? बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक वैल्यू में और बता दूं, फिर हम स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं। तो वीनस प्लैनेट जो है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो 450 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बता रहा हूं, सरफेस का नहीं, 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है या लगभग है। सो दैट मीन्स के वीनस इज टू हॉट। और अक्सर ये बुक्स में लिखा हुआ है कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। खैर, इस पे मैं अभी वक्ती बहस नहीं करूंगा कि हॉटेस्ट है कि नहीं है। उसका तो टेम्परेचर इवन ही होगा ना हर तरफ, लेकिन उसका टेम्परेचर हर तरफ इवन है, और वो इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर मौजूद है, थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है। कितनी लेयर है, कितने किलोमीटर, कितने? क्लाउड लेयर की बात करें, क्लाउड लेयर 24-25 किलोमीटर की है। सो अगर आप वीनस की तरफ डाइव करें, 24 किलोमीटर पहले बादलों में से गुजरें, एंड प्रोवाइडेड आप सरवाइव करते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में से गुजरें, प्रोवाइडेड कि आप सरवाइव करते हैं,
फिर आप सरफेस तक पहुंचे। कितना नीचे है एटमॉस्फेयर, कितना थिक है उसका, फिर कितना पास है एटमॉस्फेयर जो कुछ पता चला है मतलब उसके? जी सरफेस जो है उससे क्लाउड्स की जो लेयर है वो लाइक 100 किलोमीटर ऊपर है। तो अब वीनस का ओरिजिनल डायमीटर कितना है? वीनस बिल्कुल अर्थ जितना है, 12,100 किलोमीटर। नहीं, विदाउट क्लाउड। विदाउट क्लाउड्स। और क्लाउड के साथ? क्लाउड 100 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा, ऐड हो गया तो ऐड हो गया, लेकिन 12,100 किलोमीटर वीनस है। आप अर्थ जो है वो 12,000 तकरीबन 700 है। तो आपके और वीनस के डायमीटर में कोई 500-600 किलोमीटर का फर्क है, ज्यादा नहीं है। सिस्टर प्लैनेट है, हम इसको सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। तो स्पेसक्राफ्ट को इसके अंदर? हाँ, अब स्पेसक्राफ्ट इसमें अब जितनी मैंने बातें की हैं उससे तो आपको डर लग गया होगा ना कि इसमें से तो कभी कुछ नहीं गुजरना। बट इवन यस्टरडे भी मैं कहीं ये बात कर रहा था कि रशियन स्पेस प्रोग्राम, अब आपको ये पता है ना कि 1960s में जब नया नया स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था तो अमेरिका और रशिया की जंग लगी हुई थी, कोल्ड वॉर थी कि कौन स्पेस में, मून पर ऑर्बिट में कौन हर चीज पहले 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 करता है। उस वक्त जब हम ग्रो कर रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी में, उस वक्त वीनस की तरफ खलाई जहाज भेजने वाला रशिया था। रशिया ने बहुत सारे खलाई जहाज वीनस के ऊपर भेजे, और बड़े मजे की बात कि कुछ खलाई जहाज सक्सेसफुली उसके क्लाउड्स और उसके एटमॉस्फेयर में से गुजर के नीचे सरफेस को टच कर गए। और टच करने के बाद, अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो उसमें से एक स्पेसक्राफ्ट 50 मिनट्स तक उसने सरवाइव किए। फिर वो, और बस फिर वो प्रेशर हो गया और टेम्परेचर की वजह से इम्प्लोड हो गया, मेल्ट हो गया। लेकिन कैसी बात है कि मार्स पे हमारे खलाई जहाज सालों साल चलते रहे और चल रहे हैं। 10-10 साल से ज्यादा खलाई जहाज मार्स के ऊपर चले हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन वीनस पे 50 मिनट पे भी हम खुश हैं। इम्पॉसिबल था ना, चूंकि वो इम्पॉसिबल था, तो 50 मिनट उसने सरवाइव करके तस्वीरें भी भेजी आपको। यहां पर एक और बड़े मजे की बात यह है कि वीनस की सरफेस जो है उसकी जब तस्वीर आपने ली हैं तो आपका खलाई जहाज वहां से आपसे रेडियो कम्युनिकेट कर रहा है। इसका मतलब है रेडियो वेव्स पूरे एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स में से गुजर के आप तक पहुंची और आपको डेटा दिया। तो लिहाजा खलाई जहाज खराब हुई और वो भी नहीं खराब हुई। तो ये अच्छी बात यह है कि रेडियो वेव्स गुजर गई इसके अंदर से, ये सारे सिस्टम के अंदर से, और खलाई जहाज उतरे हैं। बड़ी बात तो ये है, मतलब एक हैरत अंगेज बात ये है कि खलाई जहाज वीनस की सरफेस पे उतरे हैं। ये जुमला ही काफी है, वरना आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई उतरेगा। वो क्लाउड्स उतरने ही नहीं देंगे। अभी और मिशंस हैं, और मिशंस भी बिल्कुल प्लान में हैं, लेकिन काफी अच्छा। एक और बात कि किसके मिशंस, नासा के मिशंस हैं या रशिया के मिशंस हैं? रशिया की जो स्पेस एजेंसी है वो वाहिद है जो डिक्लाइन का शिकार हुई है। यानी जब वीनस के बारे में कुछ सोच नहीं सकता था तो इसने वीनस पे लैंडिंग की है। अब वो रॉकेट भी उड़ा नहीं सक रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनके रॉकेट्स उड़ते हैं, और उनकी प्लैनेटरी जो एक्सप्लोरेशन है वो 0 है। तो वो तो नासा भी अब कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ तो स्पेस एक्स पे छोड़ा हुआ है। हाँ, स्पेस एक्स जो है वो रॉकेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन खलाई जहाज अभी भी नासा बना रहा है। और नासा के साथ एक पार्टनर और भी है, दैट इज ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो एक मिशन अभी वीनस की तरफ जा रहा है, दैट इज नासा प्लस ESA मिशन, ये वीनस की तरफ जा रहा है। वो कितना टाइम लगता है यहाँ से वहां पहुंचने? अब वीनस और मार्स ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्लोजेस्ट हैं, तो वहां तक पहुंचने में हम विद इन 1 ईयर पहुंच जाते हैं, 1 साल से पहले पहुंच जाते हैं। तो जब हम पहुंचेंगे तो अब हम वहां पर एक और खलाई जहाज लैंड करवाने की कोशिश करेंगे वीनस के ऊपर। आफ्टर दैट मच टाइम, वो रशियन एक्सप्लोरेशन के बाद अब हम ऐसा करेंगे कि हम फिर वीनस पे लैंडिंग की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वंस अगेन। सो लेट्स सी कि कामयाबी होती है कि नहीं। अच्छा, सुनने में आया था कि वीनस के क्लाउड में जो है एक पेक्यूलर गैस मिली थी, फॉस्फीन गैस, आई गेस उसका नाम था फॉस्फीन गैस। जी हाँ, वो मिली थी। फिर क्या मतलब अब खत्म हो गई या नहीं? या वो अच्छा सडन पता चला था उसका, या क्या उसका चल? फॉस्फीन गैस जो है वो उन एलिमेंट्स या उन कंपाउंड्स या उन चीज़ों में से एक है कि जो लाइफ से रिलेटेड है। यानी आपकी ज़मीन पे ये इस तरह की चीज़ें, जिंदा ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं फॉस्फीन।
और क्लाउड्स में फॉस्फीन गैस का होना ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई लाइफ फॉर्म क्लाउड्स में रहती है। अब ये यहाँ पर एक और बात है, ये मत सोचें कि जिंदगी अगर किसी प्लैनेट पे होगी तो सरफेस पे होगी। आप देखें आपके प्लैनेट पे भी तो परिंदे हवाओं में उड़ते फिर रहे हैं, तो चलें परिंदा तो कभी नीचे बैठ भी जाता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करें कि किसी दूसरे प्लैनेट पे कोई मुस्तकिल फ्लोटिंग लाइफ फॉर्म भी हो सकती है, कोई बबल नुमा ऐसे जिस्म की मालिक कोई चीज जो मुस्तकिल उसके एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रही है, ये भी एक्सपेक्ट। मतलब ये मुस्तकिल हिस्सा है उसके क्लाउड का, फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस हमें मिली है और क्लाउड कंप्लीट प्लैनेट पे नहीं मिली, कुछ रीजन्स में हमें मिली है, उसके क्लाउड्स के कुछ रीजन्स में हमें मिली है और वहाँ होती है वो, और वहाँ है, मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, लेकिन उसका मिलना और उसका वहाँ होना यही बहुत एक अजीब चीज़ है, अजीब पैरामीटर है। अच्छा ठीक है, तो क्योंकि मरकरी पे तो कोई ऐसा चक्कर नहीं था, कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं था, तो क्या वीनस पे ये वॉल्केनोज, वोल्केनिक इरेप्शन है और इस तरह का कुछ सिलसिला है, माजी में रहा है, अभी भी है? वॉल्केनोज वीनस पे अभी तो नहीं है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनोज ऑफ द सोलर सिस्टम वो वीनस पे था। उसी ने ही कर दिया होगा सल्फर का बादल, फिर मैं उससे फेंक के सल्फ्यूरिक एसिड उसी ने फेंक के जो है फिर वो कर दिया हो सकता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आयो जो है, जो जुपिटर का मून है, उसके वॉल्केनोज से सल्फर निकल रही है, तो हमें नहीं पता कि वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या निकला, लेकिन ये बता दूं कि जो सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट वॉल्केनोज हैं, अच्छा एग्जैक्ट जो लार्जेस्ट है वो मार्स पे है जो कि एक्टिव नहीं है, लेकिन वीनस पे भी लार्जेस्ट वॉल्केनोज में से एक मौजूद है जो कि अभी एक्टिव नहीं है। तो बिल्कुल ये जो एक्टिविटी थी ये बिल्कुल थी वीनस की सरफेस के ऊपर। वीनस की कभी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन हो सकती है? ह्यूमन एक्सप्लोरेशन बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप जब मार्स पे जाते हैं, जाने की बात करते हैं, या मून पे आप गए तो आपने स्पेस सूट पहने हुए थे। स्पेस सूट आपको किस चीज से बचाता है? वैक्यूम से, यानी बाहर क्या है? वैक्यूम, और वो अंदर इतना प्रेशर जनरेट करता है जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर का है। वीनस के जो स्पेस सूट होंगे वो रिवर्स होंगे, उसमें बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, वो अंदर हल्का रखेगा, यानी वो आपको इम्प्लोड होने से बचाएगा। सो हमें नहीं पता कि हम ऐसे स्पेस सूट कैसे बनाएंगे, क्योंकि अंदर ज्यादा प्रेशर हो तो स्पेस सूट थोड़ा सा ऐसे फूल जाएगा और आपको बचा लेगा। बाहर के प्रेशर को कैसे अंदर आने से रोका जाए ये हम नहीं कह सकते कि इस तरह के डिजाइन्स कब हमारे पास आएंगे। तो वैसे ही ना, जैसे पानी में जब जाते हैं नीचे से नीचे जो जाते रहते हैं, तो इस तरह की कोई चीज हो? जब हम पानी में भी जाते हैं तो हम कभी भी अपनी जो हमारी जो शिप होती है उससे बाहर नहीं आते हैं। सूट नहीं है? सूट नहीं है हमारे पास। तो शिप में तो जा सकते हैं ना फिर? हाँ, शिप बना के जा सकते हैं ना, बाहर ना निकलें। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन फिर भी निकलने की जरूरत भी तो पड़ सकती है ना कभी, कि भाई कुछ हो गया शिप को तो निकलना पड़ जाए, तो फिर तो फंस गए वीनस में। इसको कहते हैं EVA, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। आप जब भी कभी कहीं गए हैं तो आपको अपनी शिप से जरूर निकलना पड़ा है। स्पेस में भी जब आप जाते हैं तो आप सूट होना लाजमी है। पानी में तो चलो आप कहीं साथ ही हैं, ऊपर वाले को घंटा बजा के बुला लेंगे, बेल बजा के बुला लेंगे भाई या हमें उठा लो या खुद आ जाओ। वहाँ ऐसा कुछ हो नहीं। वीनस जो है वो बहुत हार्श एनवायरनमेंट है, और बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि इसकी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन कब तक होगी। इवन जो खलाई जहाज आप भेजेंगे इंसानों समेत, वो भी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कैसे वहाँ सर्वाइव करेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये उन प्लैनेट्स में से एक है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एक्सप्लोरेशन बहुत कम हुई है। तो बिल्कुल ये करने नहीं दे रहा ना। नहीं मेरी दुल्हन की तरह घूंघट डाल के बैठा हुआ है, थोड़ा सा बादल तो हटाए अपने ऊपर से। यही तो चैलेंज है ना इंजीनियर्स के लिए, कि वो कैसे 24 किलोमीटर की लेयर्स इंजीनियर्स कहाँ से हटाए उसके ऊपर? नहीं, हटाना नहीं है, उसमें से देखें आप जब सन के कोरोना में तैरने के ख्वाब देख सकते हैं, जब आप ये ख्वाब देख सकते हैं कि एक स्पेसशिप ऐसी होगी जो आपको सन के कोरोना में लेके जाएगी और अंदर आप सेफ बैठे होंगे और खिड़कियों से सन के प्लाज्मा को झांकेंगे। ख्वाब में और ताबीर में फर्क बहुत होता है ना। हाँ, जब आप ख्वाब देखते हैं फिर वो उसमें यकीनन जनरेशंस लग जाती हैं। हाँ, लग तो जाती है। देखता ये वही बात है ना कि दरख्त लगाता कोई है, फल खाता कोई और है, तो ये भी
इसी तरह की फील्ड है। ये भी ऐसे ही है, हाँ, फल्कियात तो सोचता कोई है करता कोई है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे फैक्टर्स हमें बिल्कुल, सोचने पड़ते हैं। ऐसे आप ही है। जमीन छोड़ के जा रहे हैं, आप अपनी जिस जगह के लिए बने उसको हैबिटेबल प्लेनेट को छोड़ के इनहैबिटेबल जोन में जा रहे हैं। उसके लिए आपको, आप देखें ना, आप अगर सफर ही करते हैं, हाँ, आप घर की कोशिश करते हैं हर वो चीज एक जरूरत छोटे की से हर उसमें चीज। रखें और लेके जाएं। आप एक घर में से जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी भर जाती है, तो आप सोचें आप जमीन को छोड़ के जा रहे हैं तो आपको कितनी चीजें चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है ना कल गए परसों आ गए, टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है। तो ये इसमें इंजीनियर्स का ये नहीं है कि उनकी वो है, नहीं, मैं मुश्किल काम है ये बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि कसूर है, मैंने ये कहा कि चैलेंज है उनके लिए, हाँ, डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखते हैं एलॉन मस्क से सोचा हुआ है कि मार्स पे दुनिया बसाएंगे, अभी उसको कितना टाइम लगता है, उसकी जिंदगी में हो भी पाता है कि नहीं होता है, हाँ, और उस लेगेसी को कौन आगे लेके चलता है, ये उसका ड्रीम है। ये उसका ड्रीम है। हाँ, तो अब देखते ये हैं कि उसका देखते हैं कि फ्यूचर उसका क्या होता है। मार्स पे जब हम बात करेंगे तो मार्स पे हो सकता है ज्यादा एपिसोड्स हों, तब इस पे डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि ठीक है, मार्स पे आप जाने की सोच रहे, ये कर रहे हैं आप, वाई स्केप, वाई नॉट सेव अर्थ। जितना पैसा आप उस पर, चलो एक्सप्लोरेशन तो और बात है, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ तक कि उसको अर्थ को सेव करने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अर्थ अब ख़त्म हो जाएगी और आपको वहाँ दुनिया फंसानी चाहिए और उधर लेके जाना चाहिए इंसानों को और वहाँ पे वो करे, एक नई दुनिया बनाए, तो सबसे पहले तो मार्स है ही नहीं इस काबिल। उसको आप नहीं, आप एटमॉस्फेयर कहाँ से बनाएंगे उसमें इंसानों जितना, आप तो फिर वो एक पॉट में रहेंगे ना, पॉट में रहेंगे। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ अलबत्ता कि वो ये क्यों कर रहा है, ये ठीक है, बट यकीनन उसका सिर्फ एक जो वो इंजन ही इसका स्टार्ट होता है तो दुनिया का काफ़ी सारा पेट्रोल चला जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब व्हाट आई थिंक इज दैट कि उसको जो है अर्थ को सेव करने पे भी फोकस करना चाहिए। अब वो चूंकि इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि वो कर सकता है, वो कर सकता है ना, उसका असर और रसूख है, पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ऊपर जाने की उसमें है, जिद में, तो ठीक है, वो उसकी वो सोच है। असल में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की जो एक आदत है ना, वो नहीं जाती। नहीं, वो करे, वो ठीक है, वो दैट इज फाइन, पर आप जिस पे रह रहे हैं उसको अगर आप कर जाएं, जनरेशंस के लिए कर जाएं। हाँ, ये और बात है कि पता फिर भी नहीं है कि उसको नोबेल प्राइज मिले या ना मिले। नोबेल प्राइज का ताल्लुक जो है वो असल में नोबेल प्राइज स्पेसिफिकली किसी और पर्पस के लिए, उसके काम पे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा कभी भी। हालांकि देखा जाए तो वो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन नोबेल प्राइज किसी और चीज पे, एक्सप्लोरेशन की हद तक तो ठीक है, वो जाए, वो एक्सप्लोर तो करे, वो तो कोई, पर वो वहाँ दुनिया बसाने की सोचता है। दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। हाँ, परमानेंट एक्सप्लोरेशन। हाँ, मतलब वहाँ पे क्योंकि आप वहाँ पे ऐसे ही तो कभी भी नहीं फिर सकते, आप उसके एटमॉस्फेयर को बना नहीं सकते कभी भी, ऐसे ही है। आप कितनी कोशिश करके जमीन के एटमॉस्फेयर को भी अभी तक नहीं खत्म कर पाए, कितनी आबादी हो गई और अभी भी काफी अरसे तक चलेगी, तो मुश्किल काम है। खैर, कमिंग बैक टूवर्ड्स वीनस, तो इसके हवाले से और क्या एडिशनल बातें कुछ आप बताना चाहें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन, बस ये आखिरी बात करते हैं। वीनस प्लैनेट जो है जी, डेफिनेटली बड़ा हार्श एनवायरनमेंट के साथ तो है, लेकिन जिस तरह मार्स की कॉलोनाइजेशन के हम ख्वाब देखते हैं, इसी तरह इसके भी देखते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि हम कोई इस पे भी जाके रहें जी, हम कोई ऐसा काम करें जैसे मार्स मैं तो सोच रही हूँ कैसी लगेगी बारिश, तेजाब की बारिश हो रही होगी हमारे नहीं ऊपर। जैसे जैसे हम सोचते हैं कि मार्स पे एटमॉस्फेयर बिल्ड करें, टेराफॉर्मिंग इसको कहते हैं। हम चाहते हैं कि वीनस का एटमॉस्फेयर खत्म करें, यानी उधर जाके कोई ऐसे केमिकल्स फेंकें कि जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके किसी अच्छे कंपाउंड में कन्वर्ट करके क्लाउड्स को खत्म करें। ये आखिरी बात जो मैंने की है और आपने इस तरफ मुझे लगाया, ये बड़ी खतरनाक बात है कि अगर कभी हमने ऐसा किया फ्यूचर में कि उसके क्लाउड लेयर्स को हमने किल किया, खत्म किया अपने रिहाइश के लिए, तो वीनस की वो सारी जो शाइन और वो सब कुछ जो यहाँ से बैठ के हम देखते थे वो खत्म हो जाएगा। फिर मरकरी जितना ही शाइन करेगी, बस फिर वीनस मरकरी से तो ज्यादा, लेकिन बस फिर वो वीनस वो वाला वीनस नहीं रहेगा जो आजकल है। तो आप उसका खुश हो या अफसोस हो के पता नहीं क्या करें, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, आज ये मैं आखिरी बात बोल दूं,
ये कंफर्म है कि आपको दूसरे प्लैनेट्स पे जाना पड़ेगा। आप इसको लाइक करें कि ना करें, जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बिकॉज आपकी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है, अर्थ उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो सपोर्ट तो दूसरे प्लेनेट भी नहीं कर रहे। आपको हैबिटेबल बनाना पड़ेगा उसको। उधर कितना हैबिटेबल बना देंगे जब इतनी बड़ी जमीन आप इतने अरब के लिए नहीं वो कर पा रहे, तो वहां जाके आपको लगता है जनरेशन जो ले गए बस वहां रुक जाएगी? नहीं, आप अगर उस प्लैनेट को हैबिटेबल नहीं भी बना रहे तो आपको हैब्स के अंदर रहना पड़ेगा, बंद कॉलोनीज में रहना पड़ेगा, लेकिन असल में रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं? यही बात है, दैट इज द पॉइंट। एलॉन मस्क वहां पे कैसे क्रिएट करें चीजें? जमीन से ही आप ले जाके चीजें नहीं बना नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं वहां पे कैसे बनाए, मेटल कैसे बनाए, चीजें नहीं, कैसे नहीं, वो करें? हम यहाँ से लेके कुछ भी नहीं जाएंगे। हम यहाँ से 3D प्रिंटर्स ले जा रहे हैं जो वहीं की मिट्टी को, वहीं के मटेरियल्स को उठा के वहीं घर बना दें। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग थिंग्स विद अस, हम वो बनाने वाली चीज अपने साथ ठीक लेके जा है, रहे हैं। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर इधर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, बट द पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन को रोकना चाहिए, Population अवेयरनेस is वो too करनी much. चाहिए। Population और is जैसे too चाइना much. ने वो किया हुआ है, एक बच्चे से ज्यादा नहीं, इस तरह से हमें ये सोचना जो भी कुछ कर करना लें, चाहिए। आप जो भी कर लें, यू विल ग्रो इवेंचुअली, और आपको प्लैनेट छोटा पड़ेगा। आप ग्रोथ रेट कम कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। बट इवेंचुअली यू हैव टू लीव अर्थ। मर के You have to leave Earth for moon or maybe for space or maybe for another planets, but करना पड़ेगा। ये this is the highlight, ये डन है, करना पड़ेगा। मैं आपको इसी ज़मीन से जो है फिलहाल अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे खुदाफिज कहना चाहूँगी और अपने मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। Thank तो you. आपसे मिलते हैं अगली इसी तरह की कोई ख़तरनाक एपिसोड में क्योंकि हम दुनिया छोड़ के जाने लगे हैं ना, तो अब अगली दुनिया ही आ रही है हमारी ऐसे ही है। तो उस पर हम बातचीत करेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अपनी मेज़बान मेरा साथी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच।